नमस्कार, टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और यहां से करीब 500-600 किलोमीटर दूर यानी उत्तराखंड में आज यूसीसी की शुरुआत हो गई है। यूसीसी लागू कर दिया गया और सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पर जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो भड़काने वाले हैं, क्या वो उकसाने वाले हैं? कई कुप्रथाएं जिसमें तलाक, हलाला, इद्दत ये सब बंद हो जाएगा, बहुविवाह बंद हो जाएगा, यानी पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी पहले कह चुके हैं कि सेकुलर कोड की इस देश को जरूरत है। सवाल है कि सेकुलर कोड आने पर इतना बवाल, इतना हंगामा क्यों है? क्या इसका विरोध तुष्टीकरण की सियासत के लिए हो रहा है? शरीयत की दुहाई क्यों दी जा रही है? तो सवाल ये उठता है कि ये देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के एक देश एक कानून वाले संकल्प का ट्रेलर आज उत्तराखंड में दिख गया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज यूसीसी को लागू कर दिया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूसीसी लागू होते ही इस पर सियासी और मजहबी संग्राम मचा हुआ है, क्योंकि यूसीसी लागू होने से जाति, धर्म सभी का भेद मिट जाएगा और सभी के लिए एक जैसा कानून चलेगा। कोई पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब शादियों का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सभी के लिए तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। हलाला, इद्दत जैसी प्रथाएं बंद होगी। बहुविवाह पर रोक लगेगी। 18 साल से पहले लड़कियों की शादी नहीं की जा सकेगी। दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। यूसीसी कानून से आदिवासी समाज को पूरी तरह से अलग रखा गया है। कानून किसी भी मजहब या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबके लिए एक समान है। लेकिन यूसीसी लागू होते ही कट्टर मौलानाओं ने शरीयत की दुहाई देनी शुरू कर दी। भारत का मुसलमान कानून को मानता है और कानून पर अमल करता है, मगर यह नहीं हो सकता कि शरीयत की मुखालफत करे या शरीयत के उसूलों का उल्लंघन करके फिर दूसरे कानून पर अमल दरामद करे। और अगर कहीं कुछ ऐसे वसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। कि जो धर्म है वो कानून है। कोई भी धर्म हो, किसी भी मजहब का हो, नदियां हैं, बाउंड्री में चल रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग ने यूसीसी पर भड़काने वाली बात कही और कहा कि कानून के जरिए मुसलमान का हक छीनने की कोशिश की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क की कतई तौर पर कभी जरूरत नहीं है। ये क्यों लागू किया जा रहा है, इसके पीछे वोट बैंक की क्या मुहिम है और किन लोगों को इसके माध्यम से उनके हुकूक छीनने की कोशिश की जाएगी, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, उनकी जो मजहबी आज़ादी है या उनका जो पर्सनल लॉ में उनको जो इजाज़त मिली है, वो तमाम इख्तियारात उनसे छीन लिया जाए। सीधा मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत है। समाजवादी पार्टी भी खुलकर यूसीसी कानून के विरोध में उतर आई। समाजवादी पार्टी ने कानून को असंवैधानिक बताया और कानून के खिलाफ
आवाज बुलंद करने की धमकी दे डाली। शरीयत में है शादी ब्याह प्रॉपर्टी का बंटवारा, अगर इसमें इंटरफेरेंस करते हैं मैं समझता हूँ ये हमें जल्दी मंजूर नहीं होगा और इसकी मुखालफत की जाएगी। देखते हैं क्या करना है। मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे कि मेजॉरिटी के बेस पर जो कानून चाहे कर लें, परंतु इस कानून से हम लोग खुश नहीं हैं, हम इससे नाराज हैं, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। नहीं, देखिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है और अगर ये जब मुल्क अलहदा हुआ था, मुल्क जब आज़ाद हुआ था और अंग्रेज़ों की गुलामी से अलहदा हुआ, उनसे जो है आज़ादी मिली, तो उसी वक्त जो है ये तय हो गया था कि मुल्क जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से ही जो है सबके बेसिक जो राइट हैं यही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जनता को गुमराह करके और अपनी सस्ती सियासत के ज़रिए से वो लोगों को ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं कि यूसीसी से किसी का भला हो जाएगा, जबकि मेजोरिटी पुलिस स्टेट की तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। कुछ बात मोदी सरकार के संकल्प की हो, धामी सरकार के निर्णय की हो, तो कांग्रेस का विरोध करना स्वाभाविक है। कांग्रेस ने इस कानून को लोगों के अधिकारों को छीनने वाला बता दिया। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो इसको ये सरकार, जैसा आपने देखा कि बार बार करने की कोशिश करती है, लोगों को बांटने की कोशिश करती है, ये उसका हिस्सा है। बस ये यूसीसी वैसे ही है जिस प्रकार से कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके पूरे देश में खुशहाली लाने का जुमला था, उसी प्रकार से उत्तराखंड में ये यूसीसी लाकर सबको खुशहाली देना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकामियों को ढकने की चादर साबित होगा। अब सवाल है कि अगर सबके लिए समान कानून की बात हो रही है तो इसमें पर्सनल लॉ की दुहाई क्यों? क्या हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लग गई है? इससे मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। सवाल यह भी है कि अगर कानून से महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा मिलेगी तो इसका विरोध क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूसीसी की उत्तराखंड से शुरुआत हो चुकी है, क्या अब पीएम मोदी इसे जल्द पूरे देश में लागू करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, आपका परिचय पहले मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाजिया इलाही खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, वकील भी हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर, तलहार रश्दी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजहरी साहब आपसे करता हूं और सवाल इसलिए है कि भाई कोई कह रहा है कि अधिकार छीन लिया गया, तो जरा मुझे समझाइए 30 सेकंड में कि अधिकार कौन सा छीना गया, कैसे छीना गया? सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी का 2014 से भारत की सरकार में है भारतीय जनता पार्टी, तब से लेकर अब तक यूसीसी शिवम जी बताया हमें, यूसीसी आप लोग सीख रहे हो, तो ये यूसीसी एक ही प्रदेश में क्यों है? पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया आपने? पूरे देश में लागू करने से आपको डर क्यों लग रहा है? ये झुंझुना क्यों आपने देशवासियों को पकड़ाया है? एक ही प्रदेश उत्तराखंड को क्यों आपने इसका निवाला बनाया है? प्रदेश के बहुत सारे सूबे हैं, बहुत सारे इससे, और बाल विवाह कानून पहले से है, 3 तलाक का कानून पहले से आपके पास, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मतलब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कोई नहीं वो हद नहीं है आपकी, कोई तरीका नहीं। अजहरी जी शिवम त्यागी परेशान हो रहे हैं, नहीं परेशान हो रहे हैं, वो शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, वो शिवम त्यागी जवाब दे देंगे। आप कह रहे हैं ना कि स्टेट में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों पर तैयारी है लाने की, तो एक स्टेट की बात नहीं है, नंबर 1 बात है। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं झुंझुना है, तो भाई फिर तो झुंझुना से कौन परेशान होता है? झुंझुना से तो खेला जाता है अजहरी जी, झुंझुना से तो खेला जाता है, परेशान क्यों हो रहे हैं फिर आप? और मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं, कौन सा अधिकार छीना गया, कैसे अधिकार छीना गया, मुझे पॉइंट वाइज बताइए। ये लोग खेल ही रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है। इन्होंने अभी एक साथ पूछ भी रहे थे, मैं भी पूछ रहा हूँ कि 370 हटने से क्या फायदा हुआ, नोटबंदी 2 बार की, उससे क्या फायदा हुआ? अरे ठीक है, अभी अरे अजहरी जी 370 पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ
अरे अजय जी 370 पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ यूसीसी आ जाने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से आपका कौन सा अधिकार छिन गया? पांडे जी भाजपा नहीं, मैं सुन लूंगा सर, 2 मिनट आपको सुनाना, बाकी मेहमान भी है। कौन सा अधिकार आपका छिना है मुझे ये बताइए, या कौन सा अधिकार छिन जाएगा आपको लगता है, मुझे बताइए, मैं उस पर शिवम त्यागी से जवाब दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं पांडे जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं जवाब देने के लिए। आप भाजपा की नौकरी छोड़िए, न भारत की नौकरी आप करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सुन ले आप। अरे आचार्य जी कौन सा अधिकार छिन गया या छिन जाएगा, ये जवाब नहीं होता है, ये सवाल होता है, और आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सा अधिकार आपका छिन जाएगा मुझे बताइए ना। सुनिए, आप इनसे एक बार पूछो ना कि 2 बार नोटबंदी हुई है, जो काला धन है वो कहाँ है, पूछो ना। अरे भाई कौन सा सत्ता से सवाल, आचार्य जी कौन सा अधिकार छिना, कौन सा अधिकार छिन जाएगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ, हक हुकूक की बात कर रहे हैं ना मौलाना, आप बताइए कौन सा हक हुकूक आपका छिन रहा है, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए कि ये अधिकार मेरा छिन रहा है, बताइए। आपका काम हमारे हक, तो बताइए ना कौन सा अधिकार छिन रहा है, कौन सा हक आपका छिन रहा है? हमारी शरीयत में मदाखलत करने का है, आपका काम कौन सा हक आपका छिन रहा है? आपका काम लोगों के सामने ये दिखाना है वही बात है भाई, जो आलिम है, जो मौलाना है, ये गलत आदमी है। शिवम त्यागी ये इसी में 2 से 2.5 मिनट में ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा हक छिन गया, मुझे तो लगा कि वो शायद पॉइंट वाइज बता दे, और मैं उस पर आपसे पूछूंगा कि भाई ये अधिकार आप लोग क्यों छिनवा रहे हैं, अधिकार नहीं बता रहे, नोटबंदी पर जाएंगे, 370 पर जाएंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, लेकिन कौन सा अधिकार छिन रहा या छिन जाएगा नहीं बताएंगे। देखिए मैं सबसे पहले राकेश भाई, मैं आपसे अजहरी भाई हो गया ना, अब आपने आपको 2.5-3 मिनट मिला, मेरा आपसे एक ही कहना है कि जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है, इसमें मेजरली 5 चीजें हैं: शादी, तलाक, मेहर की रकम, गोद लेने का अधिकार और इनहेरिटेंस, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड संबंधित इशू। उसके बाद तमाम वो चीजें हैं जो एक सामाजिक जीवन में होनी चाहिए। मैं मानता हूं इनको लेकर कहीं पर भी किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं अजहरी इतने क्यों लड़ रहे हैं, कह रहे उत्तराखंड में ही क्यों किया। अरे हिंदुस्तान में इससे पहले गोवा में हुआ, आज पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर खासतौर पर उत्तराखंड में आ रहा है तो उसके बाद अलग राज्यों में भी आएगा, देश में भी आएगा, सब जगह स्वतंत्र है। क्यों आप चाहते हो इस तरह की चीजें कि शादियों में 4 शादियां हो और तमाम तरह की दिक्कतें हो, बच्चियों को अधिकार ना मिले, 3 तलाक होता रहे, या तमाम तरह की ऐसी चीजें। एक कानून अगर बन रहा है उसमें इतना नाराज होने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्यों इतना परेशान है भाई, ये तो एक बेसिक बात हो गई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये इस देश में इस तरह की चीजों की कोई जगह ही नहीं है। अरे इतना चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है नहीं तो एक बात बताइए, 2.5 मिनट आपको जब पूछा गया कि आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे अच्छा एक चीज बताइए। आप बार बार कह रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आप नहीं, आप लगातार चिल्लाए, आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत सरकार क्यों नहीं ला रही है? सवाल भी ले आएगी। आपको राज्य के लाने से इतनी दिक्कत हो रही है तो सोचिए जब भारत सरकार लाएगी तो कितना दर्द होगा आपको। वो तो एजेंडा है, आएगा। ला ही नहीं सकते। आपने लोगों को झुंझुना पकड़ाया। अच्छा क्यों नहीं ला सकते, क्यों नहीं ला सकते, बताइए जरा क्यों नहीं ला सकते? नहीं ला सकते, क्यों बताओ ना। अरे बताओ ना क्यों नहीं ला सकते? सुनिए, रुकिए, चूंकि आज मेहमान ज्यादा है, रुकिए, अभी आज मेहमान ज्यादा है तो मैं एक बार सबके पास चला जाता हूँ, और जानबूझकर हमने गेस्ट लिस्ट थोड़ी लंबी चौड़ी रखी कि थोड़ा सा ज्यादा विचार आ जाए। मैं फिनिश कर दे रहा हूँ, बोलिए, 10 सेकंड और लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, राज्य में आया है, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आया है, शुरुआत बेहद शानदार हुई है, आने वाले समय में और राज्य भी इसको अप्लाई करेंगे और साथ साथ केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है, वो तो हमारा एजेंडा ही है। लेकिन मैं एक तरीके से फिर से कहना चाहता हूं कि इससे परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, अगर पॉइंट दर पॉइंट बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। जबरदस्ती चिल्लाने से कि हमारे हक हकूक को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, ये जुमलेबाजी बहुत हुई, इससे कोई लाभ नहीं। नहीं शिवम, अच्छा तलहार रसी आप बताएंगे कौन सा हक हुकूक छीना गया? भाई बताइए। रुक जाइए अजहरी जी, रुक जाइए भाई, रुकिए, मुझे पॉइंट वाइज बताइए, कोई इधर उधर की बात नहीं। कौन सा हक हुकूक छीना गया, कौन सा अधिकार आपका छिन रहा है इस कानून से, मुझे बताइए। सारा टाइम तो आप ले लेते हो पांडे जी। अरे रुकिए भाई, और मेहमान है, रुक जाइए अजहरी जी, आपसे शुरू किया ना मैंने, रुक जाइए, अब तलहार रसी को बोलने दीजिए। जी शुक्रिया राकेश जी। सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट और आपकी जनता को आदाब कहता हूं। दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह रहे हैं, सबसे पहली बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि ऐसा कानून जो सब पे बराबर होता हो, धर्म और जाति के भेदभाव से अलग, सबके लिए विरासत, शादी ब्याह और तलाक के मामला सबके लिए बराबर होते हैं। पर अगर आप देखें यूसीसी जो उत्तराखंड में लाया गया है,
ये यूसीसी के नाम पर एक मजाक है। पोलराइजेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुसंख्यक समाज को, अपने वोटरों को, अपने भक्तों को खुश करने के लिए एक झुंझुना थमा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट से, उनके प्रवक्ता से पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं कि अगर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया उत्तराखंड में, आज मुख्यमंत्री जी पोर्टल उसका लागू कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन किया और पूरा मीडिया उसका झुंझुना बजा रही है। सवाल ये है कि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं तो बेसिकली जो आर्टिकल, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है और जो उसकी डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट अप्लाइज फॉर एवरीवन इन द केसेस ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। अरे सर सुनिए ना, ये कानूनी और पॉलिटिकल ज्ञान नहीं, प्लीज कानूनी पॉलिटिकल ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। एक नहीं, आपने 1.5 मिनट बोला ना, मुझे बताइए कौन सा हक आपका छीन रहा है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो संविधान, अभी नाजिया इलाही के पास जाऊंगा, कहाँ कानून में, संविधान में और कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हुई है और देश की कौन सी अदालतें कितनी बार कह चुकी हैं, वो सब नाजिया इलाही खान बता देंगी। लेकिन नहीं, हाँ मैं बोलने दे रहा हूँ, मैं बोलने दे रहा हूँ तला मुझे नहीं, मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और मेरा सवाल है, आपका कौन सा हक छिन रहा है? आपका कौन सा हक छिन रहा है, मुझे बताइए। बता रहा हूँ, सुन लीजिए, बता रहा हूँ, बोलने दीजिए ना, इतना विचलित क्यों है? दीजिए 1 मिनट बोलने दीजिए। बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल, अरे मैं विचलित कहा हूं भाई। यूनाइटेड हिंदू यूनाइटेड फैमिली को अलग कर दिया, उससे बुद्ध, जैन, सिख, तमाम लोग हिंदू यूनाइटेड फैमिली। ना, अरे हिंदुओं की चिंता कहाँ कर रहे हैं? ना, हिंदू की चिंता मत करिए। आपका कौन सा अधिकार छिन रहा है? तलहार रशीद बतौर मुस्लिम आपका कौन सा अधिकार छिन रहा है, मुझे बताइए। मैं बतौर मुस्लिम यहाँ नहीं बैठा गया हूँ, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाकर बैठा गया हूँ। मैं पूरे देश की बात करूंगा, आपके कहने पे, आपके झुंझुने पे मैं नहीं चलूंगा। तो बताइए ना, आपकी पार्टी उलेमा काउंसिल है तो मुस्लिमों की बात कर रही है ना भाई, आपके एजेंडा में मुस्लिम है, तो आप बताइए कि मुस्लिमों का कौन सा अधिकार छिन रहा है? असल में मसला ये, सच आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो तो आपके कान सच सुन ही नहीं सकते, इसलिए आप बोलते रहेंगे। मुसलमानों का हित सुनिए, क्या है मुसलमानों का हित? मुसलमानों का हित ये है कि आर्टिकल, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25, 29 उन्हें हक देता है कि वो अपने रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस को अपने धर्म के अनुसार कर सके। मुसलमानों का शादी, मुसलमानों का ब्याह, मुसलमानों का तलाक, मुसलमानों की विरासत उनके धार्मिक अनुष्ठान के भीतर आती है। भाई फिर वही बात है, मतलब आप चाह रहे हैं, नाजिया, ये ना तो हजारी जी बता पाए, बौखला जरूर गए, तलहार रशीद तो घूम फिरा कर शादी पर आई गए। ये कुल मिलाजुला कर मतलब ये है, रुकिए ना, कुल मिलाजुला कर नाजिया दिक्कत यही कि भाई 4 शादी चाहिए, लड़कियों को संपत्ति में अधिकार देना नहीं है, गुजारा भत्ता मेंटेनेंस देना नहीं है। कुल मिलाकर दिक्कत इसी बात से है, कोई रोक ना लगाए भाई, जो मन आएगा वो करेंगे हम। राकेश जी, मैं चाहूंगी कि जब मैं अपनी बात को रखूं तो जैसे मैं खामोश थी वैसे ही सब कोई खामोश रहेंगे, मेरी बात कंप्लीट होने देंगे। पिछले 13 मिनट से 13.5 मिनट से अंबेडकर साहब के आर्टिकल 44, संविधान के आर्टिकल 44 को जिसको मन चाह रहा है वो झुनझुना बोल दे रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक डेफेमेशन का एक बहुत बड़ा नोटिस मुझे लगता है कि भेजना चाहिए, जिसने भी हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 44 को झुनझुना बोल करके बेइज्जत करने की कोशिश की है, असंवैधानिक बात रखने की कोशिश की है। बात आती है कि भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं, और शरिया मनवाने की जो कोई भी कोशिश करना चाह रहा है टिकट तो पाकिस्तान कर ले। अब आती है तीसरी बात, पेट का दर्द कहां से स्टार्ट हो रहा है वो सुनना बहुत जरूरी है। पेट का दर्द राकेश जी ऐसा है कि 6 साल की बच्ची में औरत नहीं ढूंढ पाएंगे, नाबालिगा लड़की से निकाह नहीं कर पाएंगे, अपने बेड पर 4 बीवियां नहीं रख पाएंगे, बेटियों को बराबरी का हक नहीं दे पाएंगे, बेटियों को शिक्षित करने का पड़ेगा, हलाला और बुलंद बसियार के नाम पर बेटियों का सौदा नहीं हो पाएगा, हलाला के नाम पर चाचा ससुर मामा ससुर अपनी ठलकबाजी पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब तो जान है ना राकेश जी, बड़ा भयानक करते हैं आप, समझ घर के अंदर, घर के भीतर तो बेटियों के साथ। अरे अजारी जी रुक जाइए भाई, एक महिला को बोलते हुए नहीं सुन सकते हैं क्या? और खास तौर पर मुस्लिम महिला है तो रुक जाइए, थोड़ी सी इज्जत रखिए, थोड़ा सा सम्मान करिए, और तलहार रशीद आप भी सम्मान रखिए। और कौन मुसलमान, कितना सच्चा मुसलमान, परिभाषा यहाँ मेरे सामने मत तय किया करिए। तो रुक जाइए, अभी बोलने दीजिए नाजिया को, बोलिए नाजिया, अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, तलहा और ये जो अजहरी साहब बैठे हैं, इनको जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके चिट्ठी देके गए थे क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे या अबू मरतहत आए थे कि नाजिया अच्छी मुसलमान नहीं है, तू बहुत अच्छा मुसलमान है? काहे का मुसलमान? सही से आए थे और सूरतें नहीं पता, हलाला, निकाह मुक्ता और बसियार के नाम पर घर के भीतर तो बेटियों के साथ अश्लीलता हुई है, वो यूसीसी के माध्यम से बंद होगा। मैं तो 5 वक्त की नमाज पर राकेश जी दुआ मांगती हूँ कि पूरे भारत में
इन जैसे चिटिंगबाज मुल्लाओं का दुकान बंद हो और इन जैसे चिटिंगबाज मुल्ला तो मुसलमान बेटियों के आबरू से इस्लाम के नाम पर वो खत्म हो। क्या दिखाना चाहते हो? अगर ही चुप हो जाओ और सच सुनने की ना काबिलियत रखो, सच सुनने का हौसला रखो। इस्लाम के सर्टिफिकेशन पर मुसलमान बेटियों को बहुत बेआबरू किया जा चुका है, अब और होने नहीं दिया जाएगा। अब यही तौर है तुमको अजहरी, यही तौर है। अच्छा रुक जाइए राकेश पांडे जी, रुकिए मैं कोई इस्लाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये आप झुंझुना कहीं और जाकर बजाइए, ठीक है? तो ये अब आप यहाँ पर बैठकर नाजिया को आप कहिए कि वो अच्छी मुसलमान नहीं है, तो ये परिभाषा तय मत क्या करी मेरे सामने, ठीक है? तो अभी रुक जाइए शबनम, रुक जाइए भाई। कोई इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, लेकिन एक कानून आया है अजहरी जी, और उस कानून पर सबसे ज्यादा शबनम मुखालफत मुस्लिम समाज से हो रही है। और मुस्लिम समाज में भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं, आम मुसलमान नहीं हल्ला मचा रहा है। शबनम आखिरकार ये पेट में दर्द क्यों है? इसके बाद धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगा। रुकिए प्लीज अजहरी जी, लगातार नहीं, अजहरी जी प्लीज लगातार नहीं, रुक जाइए। शबनम बोलिए। राकेश भाई, यहाँ इस्लाम के खिलाफ कौन बात कर रहा है? वैसे मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही इनकी, इस्लाम के खिलाफ तो ये खुद ही बात कर रहे हैं। इस्लाम ने क्या बेटी को सर का ताज बताया है या नहीं बताया है? इस्लाम ने बेटी को उसका हक दीजिए ये बताया है या नहीं बताया है? ये आप कहां से निकाल के लाते हैं नए नए प्यादे कि अरे भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। चुप रहेंगे तो अच्छे से सुनाई देगा और इस्लाम की परिभाषा समझ आएगी। इस्लाम की परिभाषा क्या है? क्या बोला है उन्होंने कि बेटी को उसका अधिकार दिया जाएगा। आप 4 बेटियों का शोषण नहीं कर पाएंगे, ये तो इस्लाम धर्म कहता है। आपने व्याख्या करी है कि 4 बेटियों को पकड़ लो, किसी की भी शादी कर लो 4। ये था ही नहीं कभी भी इस्लाम धर्म में कॉन्सेप्ट। जो भी इस्लाम धर्म में नहीं लिखा, मुल्लाओं ने उसे अपने निजी फायदे के लिए इस्लाम का चोला उड़ाकर मुसलमानों को बरगलाया है। आप लोग मुसलमानों को बरगलाते हो, आप लोग अपने पेट मोटे करने की वजह से इस्लाम धर्म का इस्तेमाल करते हो। आप गलत बोलते हो यहाँ बैठ। अभी रुक जाइए, अभी सिर्फ शबनम की आवाज होने जा रही है। अजहरी जी अगर नहीं चुप होते तो इनकी आवाज थोड़ी सी डाउन करिए। आवाज बंद नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी सी डाउन करिए ताकि शबनम की आवाज के साथ जुड़ना चाहते, देश की मुख्य धारा में आना चाहते। आप लोग कभी नहीं चाहते। आप इस्लाम का नाम ले लेकर मुसलमानों को बरगलाते आ रहे हो, बेटियों का शोषण करवा रहे हो। 13 साल की बेटी से शादी करेंगे, ये किसने चलाया? मुल्लाओं का चलाया हुआ है। कहीं इस्लाम में नहीं लिखा है। किसी भी सूरत को कोट करेंगे और बेटियों के खिलाफ उसे यूज करते हो। आप लोग कोट ही गलत करते हो। आप आयत सूरत सारी चीजों को गलत कोट करते हो। मेरा चैलेंज है इन मुल्लाओं को, आ जाओ मेरे साथ यहाँ पर बैठकर किसी भी जगह अगर कुरान शरीफ में इनकी आवाज डाउन करिए पहले। अजहरी जी कहीं भी अगर अजहरी जी की आवाज डाउन करिए पहले। बेटियों को उनका हक मत दीजिए। आवाज इनकी डाउन करिए, जब कहूंगा तब ऑन एयर करिए। रुक जाइए, ये लगातार बोल रहे हैं, नहीं चुप हो रहे। इनकी आवाज डाउन करिए, सिर्फ शबनम की आवाज। कहाँ लिखा है ये कि 4 औरतों से शादी कर लो, बेटी को उसका हक मत दो? अरे शादियां रजिस्टर्ड होंगी ना, तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। 36,000 औरतों से शादियां कर रखी हैं तुमने। किसी गरीब की बेटी को पकड़ रखा है, किसी और को पकड़ रखा है। तुम्हारे कच्चे चिट्ठे खुलने वाले, बस इसका डर है तुम्हें। शबनम रुकिए, अब धर्मेंद्र भाई मैं जानबूझकर आपके पास अब शबनम रुक जाइए। धर्मेंद्र जी मैं जानबूझकर सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी भी करिए कि शरीयत में दखल हो रहा है तो भाई गड़बड़ है। मंदिर खुलता है तो भाईचारा खराब हो जाता है। एक कानून बनता है तो शरीयत में दखल हो जा रहा है। ये तुष्टीकरण की इंतहा नहीं है? राकेश जी, आपने खुद बताया कि जो उत्तराखंड में कानून लागू हुआ है उसमें आदिवासियों को उससे अलग रखा गया है, तो कुछ बात समझ के अलग रखा गया होगा। अगर हम ये बात यहाँ कोट करना शुरू कर दें आपके हिसाब से कि आदिवासी की जो बेटियां हैं उन्हें न्याय नहीं, तो आदिवासी धर्म है, आदिवासी के जो लोग, और इसका मतलब फिर आप आदिवासियों के खिलाफ हैं। अब बोलने दीजिए ना, 20 मिनट तो मैं सुन रहा हूँ तो आप सुनोगे। हाँ रुकिए, बोलने दीजिए धर्मेंद्र जी को, बोलने दीजिए प्लीज। मैं अब हम इस बात को इस तरह से कोट कर सकते हैं क्या कि आदिवासी बेटियों को न्याय नहीं देना चाहती है, आदिवासी लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहता है, आदिवासी की महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जटिलता है वो भारतीय जनता पार्टी के पास ना उतना विजन है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास किसी नेता के पास समझ है कि यूसीसी को समझ पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए।
इसीलिए आज तक यूसीसी नहीं लागू हो पाया था। अगर इनको लगाने का बिल्कुल शौक है या लगाना चाहते हैं या इनके नियत में कोई खोट नहीं है तो इन्हें एक व्यापक विमर्श करना चाहिए था। जिस देश में संविधान लागू है, संविधान ने हर धर्म के संरक्षण की बात कही है, उस धर्म के उस देश के संविधान के संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसमें आप व्यापक विमर्श करते हैं, इस देश की पार्लियामेंट में रखते हैं। रुकिए नाजिया, रुकिए धर्मेंद्र जी अरे रुकिए प्लीज, कोई ना बोले बीच में। नाजिया शबनम आप लोग चुप रहेंगे प्लीज। धर्मेंद्र जी, आपने कहा ना सभी धर्मों के संरक्षण की बात, तो इससे मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म का नुकसान कैसे हो रहा है? जरा मुझे समझाएंगे भाई, जरा मुझे समझाइए कैसे नुकसान हो रहा है। मैंने क्या आपसे कहा? मैंने आपसे कहा इस कानून को लागू करने के लिए व्यापक विमर्श की आवश्यकता है जिसमें हर धर्म के लोगों को रखने की जरूरत है। नहीं आपने ना व्यापक विचार विमर्श, उत्तराखंड में कमेटी बनी, लोगों से विचार विमर्श हुआ है, अचानक से रात में किसी ने सपना देखा कानून बन गया, ऐसा नहीं हुआ है। आप नहीं धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, आपने कहा ना सभी धर्मों को समान संरक्षण, तो इसमें इस्लाम धर्म का संरक्षण कैसे नहीं हो रहा है भाई? मुझे समझाइए ना। बता रहा हूं कैसे नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है एक देश एक चुनाव, और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव साफ नहीं करवा सकती है। इसमें ये अंतर दिखता है। 370 हटाने के बाद राकेश पांडे को प्लॉट नाजिया प्लीज मुझे लगता है 370 हटने के बाद अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैं 370 पर ज्ञान नहीं चाहिए भाई। इस्लाम धर्म का नुकसान कैसे हो रहा है ये बताइए ना, मैं आवाज उठाऊंगा उसके लिए, लेकिन समझाइए, कन्विंस करिए कि ऐसे नुकसान हो रहा है। दीजिए जब अब सुनिए ना, जब 370 हटाने की बात हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे लोग चिल्लाकर छाती फाड़ के चिल्लाते थे सबका प्लॉट हो जाएगा। आप अपने प्लॉट का नंबर बता दीजिए आज दर्शकों को कि आपका जम्मू कश्मीर के अंदर प्लॉट हो गया है। अब तो जाइए खरीदिए। धर्मेंद्र यादव आप कितनी बार गए? अरे कितनी बार गए? कितनी बार गए जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदने? कितनी बार गए जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदने? कितनी बार गए प्लॉट खरीदने? अरे कितनी बार गए प्लॉट खरीदने? नहीं आप कितनी बार गए प्लॉट खरीदने? कब्जा ही कर लीजिए। आपकी पार्टी से जुड़े लोग तो बड़े मशहूर है प्लॉट कब्जा ही करने में। आप बोल दो प्रधानमंत्री को कि ये करना नहीं करना है, जब सब कुछ आप ही तय करोगे कौन क्या बोलेगा। चलिए शिवम त्यागी ये 370 की आड़ में जाकर छिपेंगे, ये आदिवासियों की आड़ में जाकर छिपेंगे, ये कहेंगे सभी धर्मों को समान संरक्षण। तो भाई इसमें इस्लाम का नुकसान कैसे है यही बता दीजिए, ताकि मैं आपसे सवाल पूछ लूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो ये भी नहीं बता पाएंगे। शिवम त्यागी। देखिए मैं धर्मेंद्र यादव जी के लिए तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी जो समाजवादी की तरफ से आप लगातार बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार और उसके प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में, ये लगातार बोलने से क्या फायदा होगा, जम्मू कश्मीर में आप प्लॉट खरीद सकते हैं। अब आपको आदत है कब्जाने की, वहां कब्जाने को मिलेगा नहीं तो जाहिर है वहां कब्जे में नहीं मिलेगा। जाओ खरीद लो, खरीद सकते हो, अब अधिकार है आपको भी। थैंक यू। अब आगे आता हूं मैं। विषय बहुत साफ है। यहां पर मुस्लिम धर्म से दो महिलाएं बैठी हुई है, खास तौर पर जो उन्होंने अपनी पैरवी की, जो बात रखी बहुत सीधा है। अगर आपके पास पॉइंटर्स में कोई जवाब हो जहां आपको लगता है कि धर्म के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है, एक आदमी जो है यहां पर ज्ञानी बनकर कह रहे हैं आर्टिकल 24 और 25 में अपना धार्मिक जीवन जो है जीने का अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन उसका शादी से अधिकार नहीं है। आर्टिकल 44 कहता है कि इस देश में समान नागरिक संहिता लानी चाहिए और संघ के लिए यानी कि राज्यों के लिए यानी कि देश को उसको लाने का प्रयास करना चाहिए, और वो हो रहा है और हम लेकर आ रहे हैं, और उस पर एक व्यापक विमर्श जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता ये मौलाना धर्मेंद्र जी इतना क्यों बोल रहे हैं, इनको इतना दर्द क्यों है? कह रहे व्यापक विमर्श की जरूरत है, व्यापक विमर्श के बाद ही आया है, व्यापक विमर्श के बाद ही आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा धर्मेंद्र को क्या दिक्कत हो सकती है। चलिए मैं कहता हूं कि मौलाना जो है उनको हो सकती है, धर्मेंद्र को क्या दिक्कत हो सकती है? धर्मेंद्र कोई पॉइंटर पॉइंट कोई चीज बताएं कि इनको जो है वहां पर यूसीसी में ये दिक्कत है, कोई पॉइंट तो है नहीं। कहते व्यापक विमर्श होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उसके बाद ही आया है भाई। बकवास के तो है नहीं वही है, आप इसी तरीके से बकवास करते रहिए, कोई लाभ नहीं है। धर्मेंद्र जी अरे सुनिए धर्मेंद्र जी, कोई एक नहीं एक सेकंड रुके, कोई एक तर्क दीजिए। क्या नहीं आना चाहिए? सुना मैंने सबको, हर एक पैनलिस्ट को मैंने सुना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने जब नोटबंदी किया था तो नोटबंदी से क्या हुआ देश का? मुझे अच्छा मुझे बताइए मुझे बताइए देश में पिछले बम ब्लास्ट हुए, मुझे बताइए देश में कितनी जगह बम फूटे, मुझे बताइए देश में कितनी जगह आतंकवादी आए, मुझे बताइए देश में कितनी जगह मुंबई रिपीट हुआ, मुझे बताइए किसी ट्रेन में बस में कोई हंगामा हुआ हो। कैसी बातें करते हो भाई? बिना कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। यूसीसी पर बात करते करते बात कर नोटबंदी पर, लेकिन मैं नोटबंदी से भी जवाब आगे बढ़ता हूँ, यही प्रॉब्लम है। आगे बढ़ता हूँ, दरअसल बात आगे बढ़ता हूँ। अरे धर्मेंद्र यादव रुकिए प्लीज, धर्मेंद्र यादव सुनिए प्लीज, करके आप अपने वोट बैंक को खुश कर लोगे, लेकिन चलेगा नहीं।
स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए। आप स्मार्ट सिटी पर धर्मेंद्र यादव सुनिए एक बात आपसे यूसीसी पर बात कर लोगे या नहीं कर पाओगे? शिवम त्यागी होल्ड। ठीक है शिवम त्यागी रुक जाइए। आप धर्मेंद्र यादव आप भी रुक जाइए। आपने कहा ना 2022 में वहां पर वादा हुआ था, 3 साल में ये बनकर आया है सामने, तो ये मत कहिए कि रातों रात आ गया है, व्यापक विचार विमर्श नहीं हुआ है, ये सब तो कहिए मत, उस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूं। नाजिया आपसे कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए नाजिया। मैंने आपको रोका था, बोलिए क्या धर्मेंद्र यादव को आप बोल रही थी? मैं कहना चाह रही हूँ देश में इमरजेंसी भी लगा था, उससे किसी का फायदा हुआ था क्या? क्यों लगा था? दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि हमें याद होगा राकेश जी, धर्मेंद्र भाई साहब से भी मैं पूछना चाह रही हूँ कि शाहबानो और सायरा बानो ने क्या मांगा था सर्वोच्च न्यायपालिका से? सिर्फ इतना ही मांगा था ना कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बंद कर दो और गुजारा भत्ता दे दो, इतना ही मांगा था ना। पूरे न्यायपालिका से लेकर के पार्लियामेंट के संसद तक को इन्होंने जंगे करबला और जंगे बदर बना दिया था। हमेशा संविधान को कुचल करके शरिया को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, शरिया मनवाना चाहते हैं। क्यों शरिया मनवाना चाहते हैं? क्या खुफिया राज क्या है? क्या भेद क्या है? क्या चाहते हैं? ठीक है नाजिया, जवाब सुनिए, काउंटर कर दीजिएगा। सुनिए धर्मेंद्र यादव को। नाजिया रुक जाइए, सुनिए धर्मेंद्र यादव को। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। नाजिया बहन जी मैं यही बात कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आप जैसे लोगों में दृष्टि ही नहीं है। आप इमरजेंसी की तुलना यूसीसी से कर रही हैं, इमरजेंसी की तुलना आप यूसीसी से कर रही है। इससे पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या है। यूसीसी देश के लोकतंत्र पे काला धब्बा है और आप एक दूसरे यूसीसी की तुलना कह रही हो कि इमरजेंसी से करिए। इमरजेंसी इस देश में लोकतंत्र पर काला धब्बा था और आप उसकी तुलना कर रही है यूसीसी से। तो आपके नियत में यूसीसी नहीं है, आपके नियत में इमरजेंसी लाना है। यही बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ। यही नीति यही नीति आपकी है। अब सही बात समझ नहीं आ रही, आप चिल्लाना शुरू कर रही हो। यही बात, यही दिक्कत है। आपको तुलना करना चाहिए था किसी और चीज से। आप करिए इमरजेंसी से, इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ खोट है। उसी खोट की चीज को हम लोग करना चाहते हैं। यही देश के सामने आना था, यही देश के सामने सच आना था। एक यूसीसी मिला है जिससे हम अपनी इज्जत बचा सकते हैं, हम अपनी आबरू बचा सकते हैं, अपना सलवार खुलने से बचा सकते हैं। इसका मतलब ठीक है धर्मेंद्र जी, वक्त इतना ही है। धर्मेंद्र जी वक्त इतना ही है। सर विरोध करिए तो पॉइंटर्स के साथ विरोध करिए। और अजहरी साहब आपने कहा ना इस्लाम का विरोध कोई नहीं कर रहा है। सर आपसे 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट मैंने समय दिया, अगली बार फिर इस पर चर्चा होगी। और सर पॉइंटर लिख के आइएगा कि इससे इस्लाम का नुकसान कैसे है, कौन से हक छीने जा रहे हैं, तो सवाल उठाने में आसानी होगी। आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर भेज दीजिएगा तो मैं आपका सवाल आपके जरिए उठा दूंगा। लेकिन पॉइंटर सर की ये हक छीना जा रहा है। ऐसा नहीं कि 4 शादी हक है, तलाक का नियम ना हो, बच्चियों को अधिकार ना मिले, ये सब अधिकार नहीं होता है। ये सब बेजा इस्तेमाल कहा जाता है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।